शादी के बाद जो हुआ चीज़ें बिल्कुल बदल गई। जो शादी से पहले थी वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई। मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं करने दिया जाने दिया, ना मुझे पढ़ना दिया जाने दिया, और शादी के 15 दिन के बाद ही मैं आईसीयू में पहुंच गई थी। वो मुझसे ये बोलते थे कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे 2,500 रुपये रेंट देना पड़ेगा, मेरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, डॉगी की पॉटी उठानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, तब मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा। जो कुछ भी मुझे शादी से पहले बोला गया था वो सब कुछ निकला ही नहीं। वो तो ये हो गया कि औरत जो है वो एक पैर की जूती है, उसके अपने कोई सपने नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। मेरे साथ सेक्सुअली वायलेंस भी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे सेक्सुअली इतना हैरेस किया गया है कि शायद मैं वो चीज़ आप लोगों को ना बता पाऊँ। ज़बरदस्ती मेरे साथ किया जाता था, मुझे बाइट की जाती थी जहाँ से मेरे ब्लड निकलता था। मेरा हस्बैंड था, वो आप कह लो एक साइको था, नार्सिसिस्ट था, जिसके साथ रहना नामुमकिन है। मैंने फिर भी 1 साल इस शादी को दिया कि मेरा हस्बैंड सुधर जाए। मेरी जो भी ज्वेलरीज थी और जो शादी के टाइम पे मुझे पैसे मिले थे वो सब उन्होंने, मेरी सास ने छीन लिया था, वो मुझे नहीं दिया था। मैं आज का जो बोल रही हूँ मुझे कल याद नहीं रहेगा। मतलब मेरी पुरानी लॉस हो रही है। हाँ, मेरी मेमोरी लॉस हो रही थी। जब मन करे वो मुझे मारते थे, जब मन करे गाली सुनाते थे, जब मन करे मुझे नोचते थे। मैं आपको क्या क्या बताऊँ। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहाँ पर उनकी बेटी को प्यार मिले, सम्मान मिले। लेकिन अगर बात आ जाए अरेंज मैरिज की तो तब पेरेंट्स जो है सामने वाली पार्टी की पूरी इंक्वायरी करते हैं, घर जाते हैं, सारी बातें करते हैं, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से उनके बारे में जानते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा आ चुका है कि इंक्वायरी के बाद भी जो है लोगों को धोखे मिल रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है जहां पर एक महिला का कहना है कि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढा था शादी के लिए। उसके बाद दोनों पेरेंट्स की बातचीत भी हुई, पूरी इंक्वायरी हुई, उनकी तरफ से डिमांड रखी गई, अपनी तरफ से डिमांड रखी गई, और लड़की वालों की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है। उसके बाद शादी को 1 साल भी नहीं होता लेकिन शादी में रुकावटें आना शुरू हो जाती है, दरारें आना शुरू हो जाती हैं। दरअसल लड़की को जो है ना आगे पढ़ाया जाता है और ना ही उनसे जॉब करवाई जाती है। एक तरीके से कैद पंछी जो है उन्हें बना दिया जाता है। उनको एक तरीके से उन पर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। अगर आप भी आगे जाकर अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये वीडियो एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को अभी 1 साल होने वाला है। कैसे मिले थे आप सब? हम लोग जीवन साथी के थ्रू मिले थे। जीवन साथी ऐप के थ्रू मेरे पास रिश्ता आया था जो कि मेरे पापा ने देखा था। तो मतलब दोनों फैमिली के बीच बातचीत हुई थी? हाँ जी, प्रॉपर बातचीत हुई थी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि जो कुछ मेरी कंडीशंस थी कि मुझे शादी के बाद जॉब करनी है, पढ़नी है, क्योंकि मैं जो हूँ कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जॉब करती थी शादी से पहले, और मुझे ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं आती थी। आप पढ़ी लिखी थी तो आप जॉब करना चाहती थी? हाँ जी, मैं जॉब करना चाहती थी। तो शादी के बाद जो हुआ चीज़ें बिल्कुल बदल गई। जो शादी से पहले थी वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई। मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं करने दिया जाने दिया, ना मुझे पढ़ना दिया जाने दिया, और शादी के 15 दिन के बाद ही मैं आईसीयू में पहुंच गई थी। जो आपने देखा शादी से पहले वो कुछ सच नहीं था, मतलब यही आपका कहना है? वो कुछ भी सच नहीं था। तो फिर आप आईसीयू में कैसे पहुंचे? शादी के बाद मुझे फ़ीवर आया था, और जो मेरे इन लॉज थे उनके फैमिली डॉक्टर थे वीरेंद्र जैन, डॉक्टर वीरेंद्र जैन। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी। मेडिसिन खाते ही मेरा फ़ीवर तो उतर जाता था, लेकिन दोबारा जब चढ़ता था तो वो और भी तेज़ चढ़ जाता था। आपने बताया हुआ क्या था आपको? वो तो नॉर्मल वायरल वाले कह रहे थे, बट 15 दिन के बाद पता चला, जब सारे टेस्ट हुए, MRI हुई, वो भी डॉक्टर वीरेंद्र जैन के जो थे फ्रेंड थे और डॉक्टर राजू, उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह कराए, तब मुझे पता चला कि ये मुझे ब्रेन में जो है क्लोमा हुआ है, जो कि नॉर्मल है। ये एक इन्फेक्शन होता है 65 डेज़ का, जो कि आपके ब्रेन में या किसी भी जगह पे स्वेलिंग पैदा कर देता है। और होता कैसे है बेसिकली, मतलब ये इन्फेक्शन है एक तरीके? हाँ, ये एक तरह का वायरस है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। जब आप इसको इनहेल करते हो तो ये अगर आपके ब्रेन में चला जाए तो वहाँ स्वेलिंग कर देगा, या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में चला जाए तो उस जगह पे दिक्कत करनी शुरू कर देता है। कितने दिनों तक आप बीमार रही थी? मैं शादी के मतलब जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन से मुझे फ़ीवर आ गया। दिन से आप बीमार हो गए? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस किस चीज़ का था आपको?
जब मेरी शादी हुई थी तो जो मेरे इन लॉज थे, जब मेरी शादी हुई थी तो इनके इन लॉज ने तभी से ड्रामा करना शुरू कर दिया था। कैसी शादी, चीज़ का ड्रामा? कैसी शादी है, ये अरेंजमेंट्स नहीं है, ये नहीं दिया, कमियां निकाल रहे थे। हाँ जी। और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी थी। शादी से पहले भी उनकी कोई डिमांड थी कि इतना दहेज चाहिए, शादी ऐसी होनी चाहिए? देखिए, डायरेक्टली तो कोई डिमांड नहीं थी, इनडायरेक्टली सब कुछ था। इनडायरेक्टली किस तरीके से बोला जा रहा था? जैसे कि हमारे यहाँ की रस्म होती है कि लड़के को ब्रांडेड घड़ी चाहिए, बेड होना चाहिए, डायरेक्टली दहेज ही मांग रहे थे। हाँ, अलमीरा होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो कोर्ट मैरिज के लिए भी आपसे कह रहे थे। हाँ जी, वो तो ये चाहते थे कि आर्य समाज ढंग से शादी हो, जहाँ पे सिर्फ 2 फैमिली इन्वॉल्व हों, 4 लोग हो और उसके बीच में शादी हो। बट मेरे पापा ने ये बोला कि मेरी इकलौती बेटी है, मैं धूमधाम से उसकी शादी करूँगा, पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी करूँगा। तो पहले आपको फिर इसी चीज़ का दबाव डालने लग गए कि इस चीज़ की कमी रह गई या शादी में ये सब कमी रह गई? हाँ, कि मतलब इतना नहीं दिया आपने, आदर सत्कार नहीं किया, बारात में ये नहीं हुआ। ये जिस दिन मेरी शादी थी तब से मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो गया था। वहाँ से स्ट्रेस होना शुरू हो गया। उसके बाद किस चीज़ का दबाव डाल रहे थे आप पर? ताने, किस चीज़ के ताने? जैसे ये नहीं आया, जब एक लड़की का सूटकेस खुलता है शादी के बाद तो उसमें ये होता है कि कुछ कपड़े जो होते हैं वो इन लॉज के लिए दिए जाते हैं, कुछ लड़की के अपने होते हैं। उसमें भी उनका ये था कि सोने का कुछ नहीं आया, ननंद के लिए कुछ नहीं आया, मेरे लिए कुछ नहीं आया। मेरे लिए एक ही साड़ी है या 2 ही साड़ी है, मैं नंबर नहीं बता रही, पर ये चीज़ और ये भी देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुझे तनाव दे रही थी। तो अभी जॉब का मेन दिक्कत आ गया था कि आपको जॉब नहीं करने दे रहे थे। वो क्यों नहीं करने दे रहे थे? मैम, इसमें जॉब का कोई रोल ही नहीं है। मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सब किस चीज़ के लिए कि मैं आगे जो हूँ, ये तो मेरे हस्बैंड के लिए एक प्राउड का मोमेंट होना चाहिए था कि उसकी वाइफ जो इतनी पढ़ी लिखी है, कंपनी सेक्रेटरी है, आगे उसी को सपोर्ट करेगी। पर जो कुछ भी मुझे शादी से पहले बोला गया था वो सब कुछ निकला ही नहीं। वो तो ये हो गया कि औरत जो है वो एक पैर की जूती है, उसके अपने कोई सपने नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन करना है, एक ही कमरे में बंद रहना है, ना अपने माँ बापों से बात करना है, ना अपने दोस्तों से बात करना है। आज के समय में महिलाओं को ऐसे काम करने से रोकना भी हैरान कर देता है। बिल्कुल मैम, मैं खुद ऐसे लोगों से सच में मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, महिला इतना आगे निकल रही हैं, लेकिन मेरे साथ खुद बीता है तो मुझे भी लगता है अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। शादी से पहले तो ये सब बातचीत हुई होगी कि मुझे पढ़ाई करनी है आगे या फिर जॉब करनी है, ये सब चीज़ें बात तो हुई होगी। हाँ जी, शादी से पहले ये खुल के बात हुई थी और मैंने बोला था कि मुझे ये करना है और ये मेरा मिशन है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। तो तब ये बोला गया था कि मैं सपोर्ट करूँगा। लड़के के जो फैमिली वाले थे वो भी क्या लड़के को सपोर्ट कर रहे थे कि लड़की को काम नहीं करने देना? हाँ जी, जो मेरी मदर इन लॉ थी मिसेस माला मित्तल, वो तो यही कहती थी कि काम मत करवा, तू कर तो रहे काम, इससे क्यों काम करवा, घर के काम करवा। बट लड़का भी तो पढ़ा लिखा एजुकेटेड होगा, फिर ये सब चीज़ें? नहीं, लड़का जो था उन्होंने ये बोला था कि वो MBA है, बट लड़का अनएजुकेटेड है, 10th फेल है और उसको इंग्लिश भी बोलनी इससे पहले क्वालिफिकेशन तो पता होगी आपको लड़की? जो लड़के ने बोला था वो ये बोला था कि ओपन से उसने MBA कर रखा है और उसके पास डिग्री है। बट आप ये देखिए ना कि शादी से पहले हम डिग्री तो चेक नहीं कर सकते ना, किसी पर क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना। ये सब आपको शादी के बाद पता चला? हाँ जी, ये सब मुझे शादी के बाद पता चला। लेकिन मैम, अरेंज मैरिज तो ऐसी होती है जहाँ पर फैमिली बिल्कुल ही इंक्वायरी करती है, पूरा घर जाके सब चीज़ें देखती है, उसके बाद एक तरीके से श्योरिटी होती है कि मतलब चल जाएगी शादी। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अरेंज मैरिज सच में सब अपनी तरह से पेरेंट्स सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा स्कैम होता है ना, वो प्री प्लान्ड होता है। मतलब दिखावा करवाया एक तरीके से आप लोग। Seriously, वो सब दिखावा था कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ये घर है। आज भी जीजा वॉलिस में जो घर था वो हमें बताया गया था कि उनका खुद का घर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो रेंटल प्रॉपर्टी है। वो रेंटल था? हाँ जी। और इनका जो अपना घर था वो था B1 में, जो कोई बोला था हमारा अपना घर है, छोटा घर है, लेकिन बहू को लाने से पहले हम बड़ा घर ले लेंगे। वो भी इन्होंने किसी का कब्जाया हुआ घर था जिसका इनका केस चल रहा है। साथ ही साथ ये भी था कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुई है? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मेरे साथ सेक्सुअली वायलेंस भी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुई है।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे सेक्सुअली इतना हैरेस किया गया है कि शायद मैं वो चीज़ आप लोगों को ना बता पाऊँ कि एक लड़की मतलब शादी के बाद भी अगर उसके साथ रेप हो तो कैसा लगेगा। आपको असॉल्ट किया गया था फिजिकली भी और मेंटली भी? हाँ जी, मेंटली भी, तानों से। अपने एक लड़की सब कुछ झेल सकती है लेकिन अपने माँ बाप के लिए गाली नहीं झेल सकती। हर दिन गालियाँ देना, लड़की को गालियाँ पेरेंट्स के लिए भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती है? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स के लिए हर दिन हर बातों में अब्यूसिव लैंग्वेज होती थी। मेरे फादर को ये बोला जाता था कि मार देगा। मेरी मदर कुछ भी नहीं है। अब मैं वो गाली नहीं दे सकती क्योंकि मुझसे खुद भी नहीं ये बोला जा रहा है कि मेरे लिए कितना ये पेनफुल है आप लोगों को बताना, बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अवेयर हों ऐसे स्कैम से कि ऐसा भी हो सकता है। अरेंज मैरिजेस ऐसा नहीं होता कि आपने कुंडली मिलवा ली, फैमिलीज़ मिल गई तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि भाई आप लोगों ने अपनी साइड से तो सेटिस्फाई हो गए लेकिन बाद में इसका काला सच आप लोगों को पता चला कि ये क्या होता है। आपको लगा लड़का जो है वो जॉब कर रहा है लेकिन बाद में पता चला लड़के के पास काम ही नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, दोनों फैमिली ने बैठकर चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरी फैमिली ने हमेशा ट्राई किया। मेरी मदर इन लॉ को बोला कि बैठते हैं, बात करते हैं कि बच्चों के बीच में ये हो क्या रहा है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो इनके बीच में इतने बड़े तो है नहीं कि चीज़ें सुलझा लें। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को हमेशा अपना काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा कहती थी मुझे कमाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मदर इन लॉ भी काम करती हैं? हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ की जो है वो शॉप है सेक्टर 16 में, रोहिणी में, बाबा ड्राई फ्रूट्स करके। रिश्तों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पैसे कमाने से था? नहीं, उनको अपनी आज़ादी पसंद है। वो रिश्तों में बिलीव नहीं करती हैं, उनको अपनी चीज़ों से प्यार है। मतलब हैरानी की बात है कि आपकी सासू माँ काम कर रही है लेकिन आपको ही काम करने से रोका जा रहा है, तो ये चीज़ आपने पूछने की कोशिश नहीं करी? आप काम करिए लेकिन मुझे काम करने से रोक रही हैं। बिल्कुल, मैंने ये चीज़ उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि अभी जो है तुम थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो था मैं अंडर ट्रीटमेंट थी। जो मैंने आपको बताया था कि मुझे ब्रेन ट्लॉमा हो गया था, उसका अंडर ट्रीटमेंट थी। सारे डॉक्टर्स ने जो है मुझे बोल दिया था कि मैं जॉब कर सकती हूँ और मैं अपना काम कर सकती हूँ, पर इन कह रही थी आपकी सेहत जब सही हो जाएगी तब आप जॉब कर सकती हैं? हाँ, वो ये कह रही थी कि अब पहली बात तो जॉब करने की ज़रूरत क्या है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ला के दे रहा है, अभी तुम रेस्ट करो, जॉब कहाँ करोगी, कहाँ भागोगी। मतलब ये सारे एक्सक्यूज़ेस मुझे दिए जाते थे। और जब मैं ये बोलती थी कि आप क्यों काम कर रहे हो तो वो मुझे हमेशा ये बोलती थी कि मैंने शादी में इतना कर्जा लिया है शिवम की कि जो है मुझे वो पूरा कर्जा देना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो आपको भी काम करने देती एक तरीके से? तो फिर मेरे लिए हर चीज़ में ना था, मेरे को काम नहीं करने दिया गया। पार्शियलिटी हो रही थी एक तरीके? हाँ जी, वो पार्शियलिटी ही थी। उन्होंने मेरे को नहीं काम करने दिया क्योंकि उनको कई ये बात का भी डर था कि अगर मैंने काम कर लिया तो उनकी बेटी की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। एक्चुअल रीज़न था इसके पीछे कि क्यों नहीं आपको जॉब करने दे रहे हैं? वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और जो मेरा हस्बैंड था वो आप कह लो एक साइको था, नार्सिसिस्ट था, जिसके साथ रहना नामुमकिन है। मैंने फिर भी 1 साल इस शादी को दिया कि मेरा हस्बैंड सुधर जाए, चीज़ें सही हो जाए, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी चाहेगी कि अगर उसके माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी उसकी शादी में तो वो इस शादी को बचाए। पर ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें नहीं सुधरी और बद से बदतर हो गई। जैसे कि आपने कहा कि शादी के बाद आपने एक रेप वर्ड यूज़ करा, शादी के बाद तो ये सब म्यूचुअली ये सब होता है, तो आपने रेप वर्ड क्यों यूज़ किया? देखिए, शादी के बाद जो ये सब होता है म्यूचुअल लव कहते हैं उसको, लेकिन मेरे साथ वो एग्रेसिव था, मेरे साथ फोर्सफुली था। मुझे डॉक्टर्स ने फ़िज़िकल होने के लिए मना किया था लेकिन ज़बरदस्ती मेरे साथ किया जाता था। मुझे बाइट की जाती थी जहाँ से मेरे ब्लड निकलता था मेरे सर के, जबकि मेरे ब्रेन में स्वेलिंग थी तो मेरे सर के बाल पकड़े जाते थे और उसे खींचा जाता था। अब आप ये बताइए क्या ये म्यूचुअल हो सकता है? और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आप हर्ट हो रही हैं, आपको दर्द हो रहा है? मेरे मुंह से चीखें निकलती थी और वो कहता था कि मैं कहती थी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता था? हाँ, मेरा वाइल्ड है। आप बताइए कि किस किस्म का वाइल्ड है? किसी से बात करने की कोशिश की आपने इसको लेकर जो ये सब हो रहा था आपके साथ? मेरी मदर इन लॉ को ये सब कुछ पता था क्योंकि शादी के अगले दिन से मुझे ये बोल दिया गया था कि मैं इस घर की बहू हूँ, अपने माँ बाप की बेटी नहीं हूँ। मतलब मैं यहाँ की कोई भी बात अपने मदर फादर को नहीं बोल सकती।
एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं चोरी छुपे, क्योंकि कोई भी लड़की अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकती, और ये कौन सी शादी है जो एक लड़की को अपने माँ बाप से अलग कर दे? आप मुझे बताइए कहाँ है, कौन सा बांध के रखा हुआ था एक तरीके से आपको कैदियों की तरह, ना आप घर वालों से मिल सकते ना बाहर जा सकती हैं। हाँ, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती। अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मुझे ये डर लगता था कि अगर इनको पता चल गया, इनके घर वालों को पता चल गया तो ये मुझे फिर मारेंगे। ऐसा भी था कि मतलब आपका पति आपको ना तो किसी से मिलने देता था ना आपको बाहर घूमने देता था, ऐसा कुछ भी था? हाँ जी, ना वो मुझे बाहर जाने देते थे। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर के बाहर कौन कौन सी शॉप्स हैं, कहाँ है मेडिकल स्टोर, कहाँ है ग्रॉसरी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे एक कमरे में बंद करके रख दिया जाता था। और पॉजेसिव था ज़्यादा? आप अगर इसे पॉजिटिव बोलेंगे तो मैं आपको एक बात और बोलूँगी। अभी मेरे पति की मीटिंग थी शिलोंग में, तो मेरे पति ने मुझसे बोला कि तुम भी चलो। मैं बड़ी खुश हुई कि चलो चीज़ें बदल जाएं, हमें एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएं। मैं अपने पति के साथ चली गई। वहाँ उन्होंने मीटिंग में मुझे पेश कर दिया। उस वक्त पॉजेसिवनेस कहाँ चली गई? वो पेश इन द सेंस? पेश इन द सेंस कि मुझे मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ पर कार्डेमम की डील हो रही थी, और कार्डेमम की डील के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि डील तुम करो और मैं पीछे बैठा रहूँगा। अचानक आपको बताया गया, आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे बिज़नेस में कभी बताया ही नहीं गया। इवन मैंने ये भी बोला कि ठीक है मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपने करियर पे आगे ध्यान नहीं दूँगी, मुझे अपनी फैमिली बिज़नेस में पार्ट दो। भाई अगर आपकी मित्तल सेल्स कॉर्पोरेशन है तो मुझे रॉयल इम्पैक्ट्स दो, मैं वो कंपनी चलाऊंगी, एटलीस्ट मेरा करियर परस्यू होगा, मैं भी कुछ करूंगी अपनी लाइफ में। पूछा नहीं आपको पेश क्यों किया गया था वहाँ पर? बस यही कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ये जो डील है आपकी ये सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि डील काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो उस वक्त पॉजेसिवनेस कहाँ गई थी? पॉजिटिवनेस तो फिर थी नहीं ना, पॉजिटिव तो वो थे ही नहीं ना। आपको किसी से मिलने नहीं देते थे और वहाँ पर इतने लोगों के सामने आपको पेश कर दिया था एक हाँ तरीके? जी, वहाँ मुझे पेश कर दिया था क्योंकि बात पैसों की थी। क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का बिजनेस था ड्राई फ्रूट्स का, रियलिटी में बिजनेस था वैसे? रियलिटी में नहीं था। शादी से पहले हमें बताया गया था 3 कंपनियां चल रही हैं और उसको वो हेड कर रहे हैं, बट शादी के बाद मुझे पता चला वो सिर्फ एक ब्रोकर हैं जो कि होलसेल और रिटेलर के बीच में डील करते हैं। तो मतलब वहाँ पे भी आपको एक तरीके से धोखा मिला? हाँ, मुझे हर तरीके से ही धोखा मिला। सुनने में जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद ही आप क्या ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी? शादी के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। शादी से पहले मुझे कभी भी मैं बीमार नहीं पड़ी। क्या कारण था? स्ट्रेस वगैरह? मैंने आपको बताया ना, शादी वाले दिन से ही मुझे स्ट्रेस शुरू हो गया था, और उसके बाद मुझे फ़ीवर आया, और जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र जैन, उनसे दवाई पूछी गई तो उन्होंने नाइसिप, जो कि इंडिया में बैन है, वो मेडिसिन मुझे दी। और नाइसिप लेने के बाद मेरा फ़ीवर तो उतर जाता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब चढ़ता था तो और भी तेज़ चढ़ता था। साइड इफ़ेक्ट्स होते थे आप? आई डोंट नो, बट आप देखिए कि इंडिया में नाइसिप बैन क्यों है। लोग उस रीज़न से ही होंगे। हाँ, लोग उसे ड्रग्स की तरह, जैसे वो है ना आपकी एस्प्रेन है, वैसे ही नाइसिप है, न्यूमलेट है, ये सब बैन है क्योंकि लोग इसे ड्रग्स की तरह लेते थे। फिर जब ये बैन थी तो आपको क्यों यूज़ करने दिया जा रहा था ये? क्योंकि मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर वीरेंद्र जैन, उन्होंने ये चीज़ बताई थी मेरी मदर इन लॉ को, और मेरी मदर इन लॉ मुझे मेडिसिन देती थी। उनको पता था कि ये मतलब सही नहीं है आपकी सेहत के लिए, फिर भी ये मेडिसिन आपको दी जाती है? हाँ, उन ऑब्वियसली अगर ये बैन है और वो MBBS डॉक्टर है तो उनको तो पता होगा ये चीज़। तो आप तो कहते आपको पैनिक अटैक्स भी आते थे वैसे? हाँ, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मैं अकेली रहती थी। उस टाइम पे मेरी वीडियो बनाई जाती थी, और बनाता था? मेरे हस्बैंड, समटाइम्स माई मदर इन लॉ। किस लिए बनाते थे वीडियो? जब मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा तो वो बोलते थे कि डॉक्टर जो हैं वो आ नहीं सकते हैं, और उनको भेजने के लिए जो है हम ये वीडियो बनाते थे। पर आप मुझे बताइए, अगर एक डॉक्टर नहीं आ सकता है तो क्या बाकी डॉक्टर्स नहीं आ सकते? मेरा ट्रीटमेंट हमेशा हमें एक ही डॉक्टर से हुआ है, डॉक्टर वीरेंद्र जैन। कोई इंजेक्शन वगैरह भी आपको दिए जाते? बिल्कुल, मेरे को वो इंजेक्शन्स दिए जाते थे जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत गलत है, न्यूरोबियन एंड डेक्सोना। तो क्या इससे आपकी सेहत और ख़राब हो रही थी? इससे मैं नींद में रहती थी, बेहोश रहती थी। मतलब ये वो इंजेक्शन्स हैं कि ये एस्टेरॉइड्स हैं जो अंदर से इंसान को ख़त्म कर देते हैं। और जब इसका विरोध हुआ,
जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने ये चीज़ टैबलेट में कंफर्म कर दी। लग रहा है कि आपको ये सब जानबूझ के दी जाती थी? मुझे नहीं पता ये जानबूझ के दिया जाता था, बट मुझे ऐसी कई मेडिसिन दी गई हैं, जैसे लैम हो गई और आपकी डेक्सोना हो गई, न्यूरोबियन हो गई, कॉम्बिटोल्स हो गए। मतलब ये वो मेडिसिन हैं कि एक बार आप ठीक हो जाओ तो आप दोबारा ये मेडिसिन ना लो, बट मुझे आज भी ये मेडिसिन कंटिन्यू हैं मेरे साथ। सास वगैरह के द्वारा भी दी जाती थी आपको? हाँ जी, ये मेरी मदर इन लॉ कहती थी 3 नाइसेप खा ले, 4 नाइसेप खा ले, कुछ नहीं होगा। तो आपको जो फील होता था इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आपने अपनी सास को बताया इस मेडिसिन से आपको और हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है? बिल्कुल, मैंने अपनी सास को बताया, मैं फेंट हो जाती थी तो वो ये कहती थी कि बेटा तू रिकवर कर रही है ना, तो इसलिए तेरे को नींद ज़्यादा आ रही है। और समटाइम्स मुझे पैनिक अटैक आते थे तो वो मुझे उनके क्लिनिक ले जाते थे और वहाँ पर जो है मुझे डिप्स लगा दी जाती थी। तो आपकी कंडीशन एक तरीके से वर्स्ट ही हो रही थी, तो क्या आपने दूसरे डॉक्टर से फिर अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, मेरी फैमिली, इवन मेरे मॉम एंड डैड इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थे और उन्होंने इनसे बोला था कि मेरी सारी रिपोर्ट्स सब कुछ मेरे मॉम डैड को दी जाए, क्योंकि ये लोग मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं बताते थे मेरे ट्रीटमेंट के बारे में। और इसी चक्कर में मेरे फादर की और मेरे हस्बैंड की हार्ट टॉक्स हुई थी और मेरे फादर को नाइट ब्लाइंडनेस है, तो इस वजह से मेरे फादर जो हैं वो रात में ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला आइए और मेरे घर से रिपोर्ट ले जाइए। तो 12 बजे मेरे हस्बैंड ने ये मेरे फादर से बोला था और 1-1:30 बजे मेरे पापा जो हैं वो घर पे पहुंच गए थे रिपोर्ट्स लेने के लिए। और रिपोर्ट्स के साथ रात की बात है? हाँ जी, ये रात की बात है। और रिपोर्ट्स के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि अपनी बेटी को भी ले जाइए। इवन मेरा सारा सामान मेरे हस्बैंड ने खुद पैक किया था, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी। मतलब जहाँ आपको अपने हस्बैंड की ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं पर एक तरीके से आपको घर भेजे, निपटा दिया एक हाँ, मुझे उस टाइम पे निकाल दिया गया था। मेरी जो भी ज्वेलरीज थी और जो शादी के टाइम पे मुझे पैसे मिले थे वो सब उन्होंने, मेरी सास ने छीन लिया था, वो मुझे नहीं दिया था। आप बीमार थे, आपको निकाल क्यों दिया था? आपको तो उस वक्त ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। ये चीज़ मैं कैसे, उस टाइम पे तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि हालत मेरी आंखों की विजन चली गई थी, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे, ठीक है। और मेरे साथ एक चीज़ बहुत अजीब होती थी कि मैं आज का जो बोल रही हूँ मुझे कल याद नहीं रहेगा। मतलब मेरी पुरानी मेरी लॉस हो रही है। हाँ, मेरी मेमोरी लॉस हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक ही कहना था, अभी यहाँ से जाओ। आपको एक तरीके आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, आपको टॉर्चर किया जाता था, तो आप इसको लेके महिला आयोग में गई? बिल्कुल, मेरे एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने मेरा मैकबुक तोड़ दिया था, घर के शीशे तोड़ दिए थे, टीवी तोड़ दिया था, इसी बात पे कि मुझे बाहर जाना था, मुझे घूमना था, क्योंकि मेरे को वो कैद करके रखते थे एक ही घर में। मैं टेम्पर्ड था? शॉर्ट टेम्पर्ड, आई जस्ट से कि वो साइको था मैम। आप पर भी हाथ उठाया? हाँ जी, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। इतना सब कुछ आपके साथ हो गया तो आपने पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? ये जो 9 महीने हैं ना, इसमें मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मैंने बार बार पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश की, पर पुलिस ने मेरा सहयोग नहीं किया। मेरा विश्वास ही उड़ गया पुलिस से, क्योंकि कई बार पुलिस ने ऐसा किया, मैंने PCR कॉल किया, वो आए हैं, उन्होंने मुझे थाने में बुलाया है। एक ही इंसिडेंट बता रही हूँ, जब मेरे पति ने मेरा मैकबुक तोड़ दिया था, घर के शीशे तोड़ दिए थे, टीवी तोड़ दिया था, मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, और उस टाइम पे मेरे पति ने मेरी मम्मी का भी लिहाज नहीं रखा और वो मारने को उतारू थे, बॉटल्स मार रहे हैं कांच की। मम्मी को? हाँ जी, मुझे, मेरी मम्मी को। बड़ों का भी लिहाज नहीं करा? नहीं, बड़ों का भी लिहाज नहीं किया। उस टाइम पे PCR को कॉल किया तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम आपको है, आप जाओ। तो मैं और मेरी मम्मी के साथ मैं थाने गई और वहाँ पर मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई जा रही थी, कम से कम 2 से 3 एप्लीकेशन लिखवाई थी, और हम ले जा के दिखा रहे थे तो वही कह रहे थे आप इसे डेकोरेटेड फॉर्म में लिखवाइए, प्रेजेंटेशन कहाँ है इसमें, आप ये बताइए। मैं परेशान हूँ, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मैं डेकोरेट करके एप्लीकेशन लिखूँ? पुलिस की तरफ से कहना था? जी, पुलिस की तरफ से कहना था, वहाँ के IU की तरफ से कहना था कि एप्लीकेशन को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाइए ताकि देखने में अच्छा लगे। सासू माँ का क्या कहना था, क्योंकि उनका बेटा ऐसे बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा था, उन्होंने बीच में नहीं आई वो कुछ बोलने? वो तो कभी मेरे साथ होती ही नहीं थी, वो कभी भी इन सब चीज़ों में आती ही नहीं थी। वो तब आती थी कि जब वो फंस जाएं किसी तरह से, तब आती थी अपना बचाव करने का। वैसे कोई मतलब नहीं था? वैसे कोई मतलब नहीं था, अगर मेरे हो जाए तो भी वो नहीं आएगी। आपके
आपके हाथों में मैं मेहंदी भी देख सकती हूँ, शायद आपने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। हाँ जी, मैंने करवा चौथ व्रत रखा था। उसका भी पति को कोई उसका लिहाज नहीं है, मतलब आप एक तरीके से पूरा सुहागन होने का पूरा वो निभा रही हैं एक तरीके से पत्नी का, लेकिन पति की तरफ से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई दे रही है। ना पति की तरफ से ना सास की तरफ से। करवा चौथ के एक रात पहले मेरी मेहंदी लगी थी, रात के 12 बजे, और उन्होंने मुझे घर में ही बुलाया था, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था। 3:30 बजे तक मेरी मेहंदी लगती रही, मैं अकेले लगवाती रही। पति भी सो रहा था और सास भी सो रही थी। मेरे को सरगी भी नहीं दी गई। 4 बजे मैंने उठ के खुद सरगी ली है, और जैसा भी मुझे पता था मैंने सरगी ली और उसे खाया। और पूरे करवा चौथ में मेरी सास का कोई सहयोग नहीं था। दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग ही रहते हैं एक तरीके से। जी, मैं पति तो ऑब्वियसली मेरा रिस्पॉन्सिबल किसी भी तरह से नहीं है, पर मेरी करवा चौथ वाले दिन मैंने अपनी सास से बोला था कि आप मेरे को नियम बताइए, क्योंकि करवा चौथ बहुत अहम रखता है हम औरतों की ज़िंदगी में। लेकिन वो उस टाइम पे उनके जो थे डॉक्टर वीरेंद्र जैन आ रखे थे, तो उन्होंने करवा चौथ मेरे साथ नहीं सेलिब्रेट किया, ना कहानी सुनाई, ना नियम बताए। जो कुछ भी किया मैंने अकेले किया। आपने अपना पत्नी धर्म निभाया है। हाँ, मैंने अपना धर्म निभाया। अभी क्या कंडीशन है, आप क्या चाहती हैं? मैं बेसिकली ये जो अपनी वीडियो बना रही हूँ, ये अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ कि लोगों को पता चले। बेसिकली वो माता पिता जो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी और शादी.com का स्कैम पता चले। ये पता चले कि जो कुछ हमें दिखाया जाता है वो असलियत में सच नहीं होता। जीवन साथी का जो असली चेहरा है शादी के बाद ही पता चलता है, वो काला सच जिसमें लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो पहले का टाइम था जहाँ लड़की को ना पैदा करने से पहले मार दिया जाता था। वही टाइम सही था, क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे कि बस है, कार है, सबके पोस्टर लगा हुआ होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब यहाँ पे तो बेटी बच ही नहीं रही ना। अभी बात पढ़ने के बाद भी बेटी को मारा जा रहा है, लव जिहाद में बेटी को मारा जा रहा है, अरेंज मैरिज में बेटी को मारा जा रहा है, ना पढ़े तो मारा जा रहा है। तो जब बेटी को मरना ही है तो फिर ये मुहिम हटा दो, मार दो सारी बेटियों को, क्योंकि उनका तो जीने का हक है ही नहीं ना। पुरुषों की जीत है इस चीज़ में। अरेंज मैरिज सच में जो भी माता पिता अपने बच्चों की करना चाहें, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के बच्चे हैं, आप बहुत देखभाल करके, देख के, समझ के, सारी चीज़ें देख कर, स्पेशली लड़के और लड़की की फैमिली को अच्छे से देखें। ये नहीं कि आपने इंक्वायरी कर दी, हाँ, बातचीत करके हर तरीके से देखें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक लड़की की होती है। और मेरी तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मेरी तो मदर इन लॉ का भी अफेयर निकला। मेरे ही एक तरीके से एलिगेशन लगा रही हैं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपकी सासू माँ का अफेयर चल रहा है। मैम, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है। आप प्रूफ कर सकती हैं सब? हाँ जी, मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तब मेरी मदर इन लॉ उन्हीं के साथ थी, जो कि मेरी फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर वीरेंद्र जैन। तो कैसे प्रूफ कर सकती हैं आपकी सासू माँ का अफेयर चल रहा था? मैम, मेरे पास इनकी हिस्ट्री है, इनके बिल्स हैं कि एक ऐसे रिजॉर्ट में रुकते थे 3-3 रातों को, 5 स्टार होटल्स में, बिल है मेरे पास। तभी आप कह रही हैं कि इनका अफेयर? हाँ जी, और इन्होंने खुद मेरे सामने कमिट किया है कि अपनी लाइफ में उनके साथ बहुत खुश हैं। व्हेन आई वॉज इन ICU, जब मेरे ब्रेन में स्वेलिंग थी, तो इनको मेरे साथ होना चाहिए था, पर ये उनके साथ छुट्टियां बिताने गई थी। ये चीज़ आपको कैसे पता चली थी? मुझे शादी के बाद पता चली, जब मैं अपने घर में साफ़ सफाई कर रही थी, तब मुझे इनके बिल्स दिखे। इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, तो ये उनको भी पता था। ये चीज़ उनको भी पता है? हाँ, ये चीज़ उनको भी पता है, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है उनके लिए। पूरी फैमिली एक तरीके से एक जैसी है? हाँ, पूरी फैमिली एक जैसी है। मुझे तो ये नहीं पता कि शायद मेरे हस्बैंड का भी मैरिटल अफेयर हो, क्योंकि वो मुझसे ये बोलते थे कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे 2,500 रुपये रेंट देना पड़ेगा, मेरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, डॉगी की पॉटी उठानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, तब मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा। वाइफ थी कि नौकरानी बना रहे थे आपको? मैं बन के तो वाइफ ही गई थी, लेकिन उनको मेरा रखने का तरीका जो था वो नौकरों वाला था, कि साफ़ सफाई करो, पति के पैर दबाओ, मम्मी पापा से बात ना करो, जब मन करे वो मुझे मारते थे, जब मन करे गाली सुनाते थे, जब मन करे मुझे नोचते थे। मैं आपको क्या क्या बताऊं। पैसे मांगते थे और एक तरीके से आपको जॉब भी नहीं करने देते थे। हाँ, पैसे मांगते थे और मुझे जॉब भी नहीं करने देते थे। जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है कि महिलाओं को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ये एक तरीके से किताबी बात हो चुकी है। अभी आपने पूरा मामला जाना कि एक कैसे एक पढ़ी लिखी महिला जो बस शादी के बाद ये चाहती थी कि वो आगे बढ़े, वो जॉब करे, उसको उस चीज़ से भी रोका गया,
उसको एक तरीके से कैद पंछी बना दिया गया, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई, उसको एक तरीके से टॉर्चर किया गया। इस तरीके से महिला जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बिता रही थी। अब महिला ने एक तरीके से आवाज़ उठाई, इसलिए ताकि आगे भी कोई, अगर आप भी जैसे अपनी बेटी या बेटे की शादी करवाना चाहते हैं तो एक तरीके से अवेयर रहें, क्योंकि ऐसे स्कैम किसी के भी साथ हो सकते हैं, जैसे अभी महिला और महिला के परिवार के साथ हुआ। ये बस यही चाहते हैं कि आगे जाकर अब आप भी अपनी बेटी की शादी करवाएं तो जिस फैमिली में शादी करवा रहे हैं उसकी पूरी इंक्वायरी करें, वहाँ जाकर पूछताछ करें, तभी जाके अपनी बेटी को किसी पराए घर में बेचें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।